टॉपिक था चैप्टर 1 का, वो था रीजंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, के हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज करना चाहिए। तो उसमें हमने मोरल, लीगल और फाइनेंशियल रीजन को डिटेल से डिस्कस किया था कि अखलाकी वजह है, कानूनी वजह है और माशी वजह है। और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के हवाले से हमने पढ़ा था कि क्योंकि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके प्रीमिसेस में जो भी आ रहा है उनकी सेफ्टी को इंश्योर करे। तो कल हमने फिर कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के हवाले से पढ़ा था कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी कॉन्ट्रैक्टर के काम को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, वो है मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी किसी भी वर्क प्लेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी के निजाम को चलाने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है, उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू OHSMS, यानी इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है या बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारे एक साइकिल के ऊपर डेवलप किए गए हैं जिसको PDCA साइकिल कहा जाता है। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। कि कोई भी काम करना हो पहले उसके लिए क्या किया जाए, प्लानिंग की जाए। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कि क्या करना है। काम की पहले प्लानिंग हो, फिर उसके बाद प्लानिंग के मुताबिक काम शुरू हो, डू। और इसी तरह जब काम शुरू हो जाए तो साथ साथ में पैरेलल में उसको चेकिंग रखना कि क्या काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। और चेकिंग या इंस्पेक्शन या इवैल्यूएशन या ऑडिट, इसके दौरान आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट नजर आएंगे कि उनको ठीक करने की जरूरत है, तो उसके लिए एक्ट करना। ठीक हो गया? जी सर। यस सर। अच्छा, अब ILO वालों ने भी एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया था 2001 में। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स है वो टोटल आपके ये 5 मेन एलिमेंट्स है कि कोई भी कंपनी हो, वहां पे अगर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो पहले उस कंपनी के लिए पॉलिसी बनाएंगे, फिर पॉलिसी के बाद ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन स्टार्ट होता है। अच्छा, ये हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन में सबके हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन होगा। जी, पहले पॉलिसी बनेगी कंपनी की, फिर ऑर्गेनाइजिंग यानी लोगों के हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होंगे। ऑर्गेनोग्राम बनेगा कि टॉप पे कौन होगा, उसके अंडर कौन होगा, उसके अंडर कौन होगा, कौन किसको रिपोर्टिंग होगा। और फिर जब ये माइक काइंडली अपना ऑफ रखा करें। तो ऑर्गेनाइजिंग में फिर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होंगे, फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग होगा, यानी हर एक्टिविटी की फिर प्लानिंग करना और फिर उसके मुताबिक काम शुरू करना। और इसी तरह उसके साथ साथ फिर इवैल्यूएशन करना, डिफरेंट इंस्पेक्शंस करना, ऑडिट्स करना, जिसमें हमने चेक करना होता है कि क्या काम वैसे ही चल रहा है जैसे उसकी प्लानिंग हुई है, क्या काम पॉलिसी के मुताबिक चल रहा है, क्या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे कर रहे हैं या नहीं। तो इवैल्यूएशन, चेक एंड बैलेंस करना, और देन एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, कि आपको अगर कोई गलतियां नजर आती है तो उसके लिए एक्शन लेना, उसको ठीक करना। और इसके साइड पे ऑडिट लिखा हुआ है, और ऑडिट कनेक्टेड है सब सारे एलिमेंट्स के साथ, कि ऑडिट में हम अपने पूरे मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्रिटिकली इवैल्यूएशन करते हैं। ऑडिट में हम अपने पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का तनकीदी जायजा लेते हैं, तो उसको ऑडिट कहा जाता है। अब ये आप लोग का पूरा कोर्स भी इसी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर डेवलप किया गया है, क्योंकि आपके IG1 के कोर्स का नाम भी है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। अच्छा, पॉलिसी क्या है? ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। कोई भी कंपनी एक क्लियर स्टेटमेंट देती है जिसमें वो हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ अपनी कमिटमेंट या अपना इखलास शो करती है कि हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो भी रेगुलेशंस होंगे उनको, इंटरनेशनल रेगुलेशंस होंगे उनको हम फॉलो करेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, हम अपने तमाम वर्कर्स और विजिटर्स को एक सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करेंगे, अच्छे स्टैंडर्ड्स को अचीव करेंगे, वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे,
उनके टारगेट्स में हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से चीजें रखेंगे। तो इस तरह का एक अच्छा सा बयान जिसको आप कह सकते हो, उसको कहा जाता है कि ये कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट लोकेशंस पे उन्होंने डिस्प्ले भी किए होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनोग्राम ड्रा किया जाता है। ऑर्गेनोग्राम से मुराद ये है कि एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें पूरे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डिफाइन होता है कि टॉप पे कौन होगा, उसके अंडर कौन होगा, कौन किसको रिपोर्टिंग होगा, कौन किससे फीडबैक लेगा। तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से डिफाइन हो जाते हैं एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी डायरेक्टर्स के लिए अलग, मैनेजर्स के लिए, सीनियर मैनेजर्स के लिए, मिडिल मैनेजर्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए और वर्कर्स के लिए। इसी तरह फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सेक्शन में हर काम के लिए पहले से प्लानिंग करना, फिर उसके मुताबिक काम करना। डिटेल अरेंजमेंट्स टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी को हम कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए डिटेल अरेंजमेंट्स करना। इसी तरह रिस्क असेसमेंट्स करना। इसके साथ साथ अपने पूरे मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी और जो एक्टिविटीज आपके चल रहे हैं उसकी भी इवोल्यूएशन करना, मॉनिटर करना कि क्या काम प्लानिंग के मुताबिक चल रहे हैं, अरेंजमेंट सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, जिस तरह हम इंस्पेक्शंस करते हैं। और इस तरह फिर ऑडिट करना। ऑडिट भी बेसिकली एक किस्म के इवैल्यूएशन ही है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट, क्रिटिकल एंड सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ फुल मैनेजमेंट सिस्टम, या पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का इंडिपेंडेंटली, यानी जिसपे किसी का दबाव ना हो, क्रिटिकली यानी तनकीदी जायजा लेना और उसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें देखना, एंड सिस्टमैटिक रिव्यू यानी एक प्रॉपर ऑर्डर से, यानी पॉलिसी से लेके एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट तक हर सेक्टर को प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंपिटेंट बंदों के थ्रू मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना, ये ऑडिट कहलाता है। और इस तरह ऑडिट में भी और इवैल्यूएशन में भी आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज नजर आएंगे जिनको ठीक करने की जरूरत है, तो फिर उसके लिए एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। इसी तरह आप जब मैनेजमेंट सिस्टम में इसी तरह प्लानिंग के थ्रू चलेंगे तो आपके परफॉर्मेंस में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट आएगी, यानी विद रेगुलर इंटरवल्स आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगी। हर दफा आप टारगेट्स अचीव करके अपने लिए उससे आगे या उससे अगले साल के लिए और अच्छे टारगेट्स रखोगे, तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट आएगी। क्लियर और नॉट? जी सर। यस सर, क्लियर है। क्लियर सर। सर एसएमएस का क्या मतलब क्या है जी? एसएमएस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जी सर। अच्छा, अब एक तो हमने पॉलिसी पढ़ ली, ठीक है। पॉलिसी आप किसी भी कंपनी की अगर आप सर्च करना चाहते, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहता हूँ पार्को की, ये देखिए एक पेज का स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको पॉलिसी स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें मैनेजमेंट अपनी कमिटमेंट शो करता है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को अपने वर्क प्लेस में प्रमोट करेंगे। जिस तरह ये पॉइंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं कि विजिबल लीडरशिप हम शो करेंगे, इसी तरह नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के एक्सेलेंस के लिए, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज एंड रेगुलेशंस को मीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स ऐसे रखेंगे जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हो। तो ये सारे इस तरह के अच्छे, मतलब एक तरह से अहद करना, और फिर उस पे एमडी का साइन होना कि एमडी ये कहता है कि हम ये अहद करके हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो कि एक पेज की होती है और ये इन्होंने डिफरेंट लोकेशंस पे डिस्प्ले भी की होती है,
और ये बाकायदा ISO की और इसी तरह वो की उसकी रिक्वायरमेंट भी है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी है कि आपकी पॉलिसी आपने बनाई हो, पॉलिसी स्टेटमेंट आपका बना हो, MD ने उस पर साइन किया हो, अपडेटेड हो और डिस्प्ले किया गया हो। अच्छा, इसी तरह फिर ये तो हमने पॉलिसी स्टेट एंड सेफ्टी पॉलिसीज भी होते हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी के आपके SOPs भी होते हैं, और ये जो होता है यार, ये वीडियोस अपने ऑफ करो काइंडली। ये जो पॉलिसीज होते हैं ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाउंडेशन स्टोन का रोल प्ले करते हैं, संगे मील का रोल प्ले करते हैं। कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आए तो फौरन इनकी तरफ रुजू किया जाता है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी इसके हवाले से क्या कहती है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्स बताता है कि हमारे क्या क्या टारगेट्स है, उन टारगेट्स को कौन और कैसे अचीव किया जाएगा, और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्टिविटीज और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही अपने लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, इसको जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, जो कि सिस्टम मॉडल में था, मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल में था। वो पॉलिसी स्टेटमेंट था, ये डिफरेंट हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसीज है। अच्छा, क्यों दो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिफरेंट होती है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पॉलिसी हो और सबके लिए कॉमन हो, सारी कंपनीज के लिए? जी सर पहले सर उनको सर मैनेजमेंट सिस्टम उनका बदले, फिर उनका इक्विपमेंट और मशीनें बदल हो सकती है, इसलिए भी वो पॉलिसी चेंज हो सकती है सर। और एटमॉस्फेयर सर कंडीशन सर डिपेंड ऑन कंडीशन भी होता है सर। नेचर ऑफ वर्क में भी डिफरेंट वर्किंग कंडीशन डिफरेंट हो सकता है सर। कंपनी के लिए हेल्थ कंस्ट्रक्शन का होता है। इम्पोर्टेंट क्यों है? यार एक काम आप लोग करें, काइंडली गैर मुतल्लिका लड़कों के साथ ये लिंक शेयर ना करें। अगर आप किसी और के साथ लिंक शेयर करोगे आउटसाइडर्स के साथ तो ये अमानत में खयानत कंसिडर की जाएगी। ठीक है, परमिशन के बगैर किसी के साथ लिंक शेयर ना करें, क्योंकि नए लड़के आते हैं वो फिर क्लास में डिस्टर्बेंस करते हैं, बार बार उनको म्यूट करना पड़ता है और सबका टाइम जाया होता है। क्योंकि जो पुराने लड़के हैं उनको सबको पता है कि कैसे क्लास को लेना है, नए लड़के आते हैं पता नहीं अजीब अजीब। अच्छा, ILO की रिकमेंडेशन R164 आर्टिकल 14 की ये रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉयर जो होगा वो लाजमी कंपनी के लिए पॉलिसी बनाएगा रिटन, इसी तरह और उसके लिए अरेंजमेंट्स करेगा, जिस तरह वेयर सर्कमस्टांसेस वारंटेड, यानी हालात उससे जिस तरह तकाजा कर रहे हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक अपने लिए पॉलिसी बनाएगा, और इन रेडिली अंडरस्टूड लैंग्वेज और मीडियम, और ऐसे जुबान में, ऐसी लैंग्वेज में जो सबके लिए समझ के काबिल हो। क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, आपकी जो पॉलिसी होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किसको कहते हैं? व्हाट इज गोइंग टू बी डन, यानी क्या होने जा रहा है। इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन में हु इज गोइंग टू डू इट, कौन करेगा। अरेंजमेंट सेक्शन में हाउ दे आर गोइंग टू डू इट, कैसे किया जाएगा। तो पॉलिसी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्या करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा। और अब इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आ जाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में हम अपनी कंपनी के एम्स ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में हम ख्याल रखते हैं कि हम इसके हवाले से बात करें कि लॉ को कैसे कंप्लाई करना है, स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है, तमाम वर्कर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमाइंड की जाती है, और इस पे सीनियर मोस्ट पर्सन जो होता है वो साइन कर लेता है और डेट डाल देता है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, यानी क्या करना है। तो क्या करना है में हम ये चीजें 4 पॉइंट्स लाजमी इंक्लूड करेंगे। समझ आ रही है या नहीं?
जी सर। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे फिर? फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बनाते हो, पॉलिसी बनाते हो, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के कैसे उसके लिए पॉलिसी स्टेटमेंट बनाओगे? पहली चीज ध्यान में रख के आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एक पेज से ज्यादा नहीं हो। जी, तो एग्जाम्पल दे दें। मेरी आवाज आ रही है या नहीं? रिपीट द क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूँ, ये ऑलरेडी क्या नाम है, जो आप लोगों का एक वेबसाइट है hec.gov.uk, और निबोश के पेपर में भी अक्सर उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन्होंने भी एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज को डिस्कस भी किया है। मैं वो डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, वो आर्टिकल कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के 3 हिस्से होते हैं, और उसका मेन जो हिस्सा होता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है, जो मैंने अभी आप लोगों को ओजीडीसीएल की पॉलिसी भी एक दिखाई। तो फॉर एग्जाम्पल इन पॉइंट्स को ज़हन में रख के एबीसी एक कंपनी है, आप उसकी पॉलिसी कैसे बनाओगे, क्या लिखोगे उसमें? कि सर वो फर्स्ट बात सर हम उसके नेचर ऑफ वर्क को देखेंगे कि ये मतलब कौन सी मशीनरी या कौन सी इक्विपमेंट्स जो है उसमें यूज हो रही है, ये किस यार मुझे ये बताया, मैंने अभी एक पॉलिसी आप लोगों के साथ शेयर कर ली ओजीडीसीएल की, वो आपने देख ली ना। ये मैं पॉलिसी गाइडलाइंस का नहीं पूछ रहा, ये मैं पॉलिसी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का स्टेटमेंट का पूछ रहा हूँ। सर फॉर एग्जांपल हमारा सर हम ये करेंगे सर कि हमारा काम क्या है, किस किस सिस्टम में काम करेंगे, कौन सी सेफ्टी फॉलो करेंगे, कौन से लॉ कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे सर, और हम अपने वर्कर्स को क्या प्रोवाइड करेंगे सर, उसके मुताबिक सर हम लिखेंगे पूरा कि कौन सा करो। उसके बाद लास्ट में हमारा जो इंडी होगा या जो बड़े पोजीशन का जो बंदा होगा वही साइन करेगा। हम पहले सर वो लिखेंगे कि सर हम वर्कर को अच्छा, क्या मैं प्रोवाइड जस्ट करेंगे। इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते ना, इसको सिंपल बनाते हैं। देखिए, हम फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है, इस पे इतना ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत। जिस तरह मैंने अभी एक पॉलिसी दिखाई आपको, आप लिखोगे कि एबीसी कंपनी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ फुली कमिटेड है, और ये फॉलोइंग चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। हमारा एम और ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम एक्सीडेंट रेट्स को रिड्यूस करें और अपने तमाम वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग्स दे दें। ठीक है, हैजर्ड रिपोर्टिंग का सिस्टम हम बनाए, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए। फिर हम दूसरा पॉइंट की तरफ आते हैं, कंप्लाई विद लॉ। हम हेल्थ एंड सेफ्टी के जो नेशनल रेगुलेशंस है उनको कंप्लाई करेंगे, उनको मीट करेंगे। इसी तरह हम ये अहद करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड्स या उसके हवाले से जो भी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है उसको हम अचीव करेंगे। इसी तरह चौथा पॉइंट, रिमाइंड वर्कर्स एट ऑल लेवल ऑफ देयर रिस्पांसिबिलिटी। हमारी पॉलिसी ये कहती है कि हमारे तमाम वर्कर्स जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के, हम अपने वर्कर से ये तवक्को रखते हैं कि वो अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से उनके जो भी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करे, अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखे और दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखे। सिंपल अल्फाज में आप लिख सकते हो, और इस पे आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो साइन कर लेगा, बात खत्म। देखिए ये क्या है बेसिकली, ये आप लोगों का एक कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ कमिटेड हो, उसका एक वो है, अहद है। ठीक है, ये अभी फॉर एग्जांपल टोटल कंपनी है, एक मिनट में ढूंढता हूँ। इन्होंने आर्टिकल्स के फॉर्म में अपने 10 आर्टिकल्स मेन बनाए,
और इस पे इनके सीईओ ने साइन किए हैं। क्लियर नजर नहीं आ रहा है? चले वही OGDCL की भी निकाल ले, कोई भी कंपनी बेस्ट वे की निकाल ले, वो भी सिंपल सी है, एक पेज की होती है। सर जो मेन पॉइंट है सर वो क्लियर हो गए। क्लियर हो गए या नहीं? हाँ सर वो क्लियर हो गए, हम पता चल गया। क्लियर है सर। अच्छा, अभी मेरे पास वैसे लैपटॉप में मेरे जो हमारी अपनी कंपनी है ना HEC एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, तो जब हम अपनी वो भी करते हैं, हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं, तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी पॉलिसी क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी मौजूद। आरामको में सर है ये कि आपकी जो हेल्थ पॉलिसी है ना, ये विजिबल एरिया में होना चाहिए। जहाँ हम ड्यूटी करते हैं वहाँ अगर मुख्तलिफ जगह पे इन लोगों ने ये जो लगाया होता है। अच्छा, अब ये उर्दू में क्यों लिखी गई है? मैं पूछ रहा हूँ ये उर्दू में क्यों लिखी गई है? ताकि इजीली समझी जाए, समझ आ जाए वर्कर्स को भी। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी ILO के रिकमेंडेशन के मुताबिक एम्प्लॉयर लिखेगा भी पॉलिसी को, उसको अपडेटेड भी रखेगा, उसको साइन भी करेगा इन ए रेडिली अंडरस्टूड लैंग्वेज। हमने वहां पे पढ़ा कि तमाम वर्कर्स उसको मतलब समझ सके, तो इसलिए इसको लोकल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जाता है। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, आपको इसमें से सारे पॉइंट नजर आ जाएंगे। और रेगुलर इसको रिव्यू भी किया जाता है एनुअली। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स जब आप रखोगे ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, तो ऑब्जेक्टिव्स आपके स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट से क्या मुराद कि आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हो जो स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक यानी क्लियरली डिफाइंड हो कि क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्टिव रखता हूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा टारगेट है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करें। अब ये ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करना, उसमें तो बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से सेक्टर्स पे आप काम करोगे? तो जिस तरह इन्होंने नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि रिव्यू ऑल 48 रिस्क असेसमेंट विद इन ए 12 मंथ पीरियड, कि एक साल में हमने 48 रिस्क असेसमेंट्स को रिव्यू करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव या ये टारगेट ये स्मार्ट है, क्योंकि ये क्लियरली डिफाइंड है कि करना क्या है, रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है। दूसरी बात ये कि आपका टारगेट ऐसा हो कि मेजरेबल हो, कि आप उसको मेजर भी कर सके, क्वांटिफाइड हो। जिस तरह यहाँ पे 48 का फिगर इसने डाल दिया कि 48 रिस्क असेसमेंट रिव्यू करने हैं। तो अगर साल के लिए टारगेट है तो इसको मेजर किया जा सकता है कि 6 महीनों में हमने अपना टारगेट कितना कुछ अचीव कर लिया। इसी तरह आपका टारगेट अचीवेबल भी होना चाहिए कि जो ड्यूरेशन आपने उसके लिए दी है उसमें वो अचीव हो सके, रीजनेबल हो। रीजनेबल से मुराद ये है कि जो आपके पास टाइम स्केल है और रिसोर्सेज है उसमें वो पूरा भी हो सके, और टाइम बाउंड भी आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए कि आप उसमें एक डेडलाइन दो। जब तक डेडलाइन नहीं दोगे टारगेट अचीव नहीं हो सकता। क्लियर? यस सर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिखा है 48 रिस्क असेसमेंट को साल में रिव्यू करना है। स्मार्ट के उसको ज़हन में रख के आप कोई और टारगेट रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्मार्ट टारगेट हो। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। क्या ये मेजरेबल है? इंफ्रास्ट्रक्चर सर थोड़ा ज्यादा कर लेंगे सर। सर 6 मंथ्स में कर लेंगे। वो तो टाइम बाउंड हो गए ना। फॉर एग्जांपल मैं टारगेट रखता हूं कि हमने साल में वर्केट हाइट के 10 ट्रेनिंग्स देनी है। अब ये टारगेट स्मार्ट है। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि ये स्पेसिफिक है, क्लियरली डिफाइंड है कि ट्रेनिंग्स देनी है, और ट्रेनिंग भी किस टॉपिक पे देनी है? वर्केट हाइट पे देनी है। मेजरेबल भी है क्योंकि मैंने इसको 10 का फिगर दे दिया कि 10 ट्रेनिंग्स मैंने देनी है। अचीवेबल भी है और रीजनेबल भी है।
और टाइम बाउंड भी है कि हम इसको 10 ट्रेनिंग्स हम साल में दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और टाइम बाउंड भी है, डेडलाइन मैंने साल का दे दिया, रीजनेबल भी है। समझ आई या नहीं? यस सर। या यहाँ पे हमने कुछ टारगेट्स रखे हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमने अपने जितने भी असिस्टेंट मैनेजर्स एंड अबव है उनके लिए टारगेट रखा है कि वो महीने में हमें लाजमी 2 हैजर्ड रिटन फॉर्म में रिपोर्ट करेंगे। अब ये स्पेसिफिक है क्योंकि क्लियरली मैंने बता दिया कि हैजर्ड रिपोर्ट करने, मेजरेबल भी है क्योंकि मैंने 2 का फिगर डाल दिया, अचीवेबल, रीजनेबल और टाइम बाउंड भी है कि महीने में 2 हैजर्ड रिपोर्ट करना इतना मतलब रिसोर्सेज में हमारे पास पॉसिबल है कि हम कर सकते हैं। या हमने टारगेट रखा हुआ है कि जितने भी हमारे टीओज है या जेटीओज है, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर्स और टेक्निकल ऑफिसर्स, वो लाजमी हमें महीने में 22 टीबीटीज कंडक्ट करेंगे। अब उनका जो काम है वो तकरीबन महीने में 22 दिन ड्यूटी पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है, तो हर दिन हर एक्टिविटी से पहले वो टीबीटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, टारगेट्स रखते हुए इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स आपके कौन सेट करेगा, हर फंक्शनल लेवल पे कैसे ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स लीगल रिक्वायरमेंट्स को देख के सेट किए जाते हैं, जो आपके पास हैजर्ड्स और रिस्क है उनके मुताबिक टारगेट्स रखे जाते हैं। टेक्नोलॉजी से जितना हम हेल्प ले सकते हैं वो हम लेंगे, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक टारगेट्स रखे जाते हैं। एंड व्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज के जो हमारे डिसीजन से इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, या जो जिनके लिए हम ऑब्जेक्टिव्स रखे वो आपके अब क्या नाम है उसका, वो आपके इंटरेस्टेड पार्टीज है, तो उनका भी साथ में ओपिनियन लेना चाहिए कि हम आपके लिए टारगेट रख रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपको किस चीज की जरूरत है। क्लियर? जी सर, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि हम साल के लिए एक ट्रेनिंग मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पे। अब ट्रेनिंग मैट्रिक्स में हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स रखते हैं, वर्क एट हाइट के लिए, कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए, रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हम वो पूरा मैट्रिक्स जो है वो हम सारे डिपार्टमेंट्स को ईमेल करते हैं और उनको कहते हैं कि हफ्ते में या 10 दिनों में हमें बताएं कि आपके किन किन बंदों को कौन सी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो वो फिर हमें उसी मैट्रिक्स को फिल आउट करके वापस भेज देते हैं कि हमारे ये बंदे हैं, इनको वर्क एट हाइट की देनी है ट्रेनिंग, ये कन्फाइंड स्पेसेस में काम करते हैं, तो इनको इन ट्रेनिंग्स की जरूरत है। तो व्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज भी लाजमी लेने होते हैं। अच्छा, टारगेट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में इंक्लूड होते हैं, तो कौन से टारगेट्स आप रख सकते हो उसकी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एग्जांपल दे दी है कि ट्रेनिंग्स देना, हैजर्ड्स रिपोर्ट करना, टीबीटीज कंडक्ट करना, इस तरह के टारगेट्स हम रख सकते हैं। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था। अब ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन आ जाता है, यानी लोगों के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करना। तो इसमें हम एक चेन ऑफ कमांड को भी डिस्कस करेंगे कि कौन किसको कमांड करता है और कौन किसको फीडबैक देता है। इसमें स्टाफ के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, और इसमें एक चार्ट बनाया जाएगा, उसके साथ कम्युनिकेशन के लाइंस लगे होंगे। इस तरह यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी में टॉप पे बंदा कौन है? एमडी है, क्योंकि उसी ने कमिटमेंट पे साइन किया था। वो क्या कर रहा है, इसमें एरोज जो है 3 कलर में है। एक एरोज है जो कि ग्रे लाइंस है, दूसरे ऑरेंज कलर के हैं और तीसरे ग्रीन कलर के हैं। जो ग्रे कलर के एरोज हैं वो शो करते हैं लाइन ऑफ कमांड। एमडी जो है वो कमांड करता है डायरेक्टर्स को, और जो ऑरेंज है वो फीडबैक के लाइन है, और डायरेक्टर्स अपना फीडबैक देते हैं एमडी को। इसी तरह डायरेक्टर्स फिर कमांड करते हैं, यानी उनके अंडर काम कर रहे हैं मैनेजर्स, और मैनेजर्स अपना फीडबैक देते हैं डायरेक्टर्स को। इसी तरह मैनेजर्स के अंडर सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, वो कमांड कर रहे हैं सुपरवाइजर्स को, सुपरवाइजर अपना फीडबैक देते हैं उनको। इसी तरह स्ट्रक्चर सुपरवाइजर से नीचे एम्प्लॉयज तक भी जाता है। साइड पे हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर है जो कि सबके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ एंड सेफ्टी की है। वो उसका काम है एडवाइस देना,
तो वो डायरेक्टर को भी, एमडी को भी और इस तरह मैनेजर्स को भी, सुपरवाइजर और वर्कर्स तमाम को हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से एडवाइजेस प्रोवाइड करता है। क्लियर? यस सर। यस सर। जब भी इस चेन ऑफ कमांड को बाईपास किया जाएगा, आपकी मैनेजमेंट खराब होती जाएगी। इसकी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि एक वर्कर था, ठीक है, वो किसी बात की शिकायत लेके डायरेक्ट हमारे जीएम साहब के पास चले गए। अच्छा, ये माइक अपना ऑफ कर लो यार। वो अपनी कोई शिकायत लेके सीधा गया जनरल मैनेजर के पास। अब जनरल मैनेजर के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट के एचओडीज काम कर रहे और इस तरह एचओडीज के अंदर फिर सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजर। तो हमारे जीएम साहब ने क्या किया कि बजाय इसके उसकी शिकायत सुनता, उससे पूछा कि क्या आपने अपने एचओडी से या आप अपने सुपरवाइजर या एरिया इंचार्ज से इसके हवाले से बात की है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं डायरेक्ट आपके पास आ गया। तो उसने उसको सही सुनाई है और उसको वापस किया कि जाओ। फिर जब उनसे पूछा तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को बाईपास करने उसको दे देता, तो कल मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लग जाती, सारे अपने मसले लेके मेरे पास सीधा सीधा आते। तो कभी भी इस स्ट्रक्चर को बाईपास नहीं करना अगर आप मैनेजमेंट चाहते हो। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब जिस तरह मैंने बताया कि टॉप पे सीईओ या एमडी होता है, तो चूंकि वो लीड कर रहा है तो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। हर चीज के लिए वो अकाउंटेबल है। वो अकाउंटेबल है कि वो अपने वर्कर्स को सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करे, सेफ मशीनें प्रोवाइड करे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाए। इसी तरह मैनेजमेंट जो है, जिसमें सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजर्स है, वो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है और वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तमाम वर्कर्स, उनकी क्या जिम्मेदारी है? फॉर एक्टिंग सेफली, कि वो खुद सेफली एक्ट करे, वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज को फॉलो करके काम करे। कॉम्पिटेंट पर्संस भी होते हैं इसमें। कॉम्पिटेंट पर्सन हम उसको भी कहते हैं जो अपनी ड्यूटी के साथ एडिशनल कोई ड्यूटी परफॉर्म कर सके। एक कॉम्पिटेंट बंदा हम उसको कहते हैं जो अपनी फील्ड के लिहाज से वो एक्सपर्ट बंदा हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसकी जो ट्रेंड हो, जिसके पास नॉलेज हो, उसको भी कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। और उसको भी जो अपनी ड्यूटी के साथ एडिशनल ड्यूटी या एडिशनल रोल प्ले करे। फॉर एग्जांपल, कोई सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर का रोल भी प्ले कर रहा है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी वो फर्स्ट एडर का रोल भी प्ले कर सकता है, या फायर मार्शल या फायर फाइटर का रोल भी प्ले कर सकता है। और हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स का क्या काम होता है? आप लोगों का क्या काम होगा? आप लोगों का काम होगा कि आप मैनेजमेंट को या वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से एडवाइसेस दो। क्लियर? यस। यस सर। अच्छा, अब इस तरह करें, लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर ले ताकि टाइम लिमिट खत्म।
आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हमने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के 3 हिस्से डिस्कस किए। पहला हिस्सा क्या था, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कि क्या करना है, फिर दूसरा हिस्सा कौन करेगा, और तीसरा हिस्सा कैसे किया जाएगा। तो कैसा किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा डिटेल पार्ट होता है। इसमें हम अपने सारी चीजों का बताएंगे कि कैसे हम करेंगे। फॉर एग्जांपल रिस्क असेसमेंट है, उनको कैसे कैरी आउट किया जाएगा, उसका क्या पैटर्न होगा, क्या फॉर्मेट होगा, कौन करेगा, वर्कर्स को इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग देना है, इसके हवाले से अरेंजमेंट्स करना। एक्सीडेंट्स और नियर मिसेस का रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा, एक्सीडेंट रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसीजर होगा, इन्वेस्टिगेशन, इसी तरह वर्कर्स के साथ कंसल्टेशन कब, कौन, कैसे किया जाएगा, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना, वेलफेयर और फर्स्ट एड फैसिलिटीज देना, फायर सेफ्टी के लिए अरेंजमेंट्स करना, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के लिए अरेंजमेंट करना, और इसी तरह ऑडिट वगैरह करना है, कौन करेगा, कब करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैसे उसको किया जाएगा। तो ये सारे कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे हमने लिख लिए। अच्छा, कुछ तो जनरल अरेंजमेंट्स है, कुछ आपके साइट के स्पेसिफिक रिस्क एंड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनके लिए आपने अलग से अरेंजमेंट करने होंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी वर्क प्लेस का या वर्क एक्टिविटीज का नेचर ऐसा है जिसपे लोन वर्किंग बहुत ज्यादा है, यानी अकेले काम करना पड़ रहा है वर्कर्स को। डिफरेंट यहाँ पे हैजर्ड्स अभी लिखे जाएंगे। या नॉइस है बहुत ज्यादा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वाइब्रेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। आपके वर्क प्लेस में टॉक्सिक केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जहरीले केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके एक्सपोजर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा ताकि वर्कर कम से कम उसको एक्सपोज हो। इसी तरह अगर आपके पास क्राउड जमा होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट लाजमी इन्वॉल्व होंगे, गाड़ियों का आना जाना, उसके खतरों को कैसे कम किया जाएगा। और इसी तरह आपके स्पेसिफिक हेल्थ सर्वेलेंस रिक्वायरमेंट क्या है। हेल्थ सर्वेलेंस कहते हैं किसको है, हेल्थ सर्वेलेंस कहते हैं कि हम अपने वर्कर्स के हेल्थ स्टेटस को कैसे कंफर्म करेंगे और उसमें कौन से उनके टेस्ट वगैरह करेंगे, तो उसके स्पेसिफिक कौन से रिक्वायरमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डस्ट का हैजर्ड है, उससे लंग्स की बीमारियां होती है, तो वर्कर्स की लंग्स के टेस्ट वगैरह करना, या नॉइज के लिए हियरिंग कैपेबिलिटी चेक करना, तो ये हेल्थ सर्वेलेंस कहलाता है। उसके लिए साइट के हैजर्ड्स के मुताबिक रिक्वायरमेंट उस अरेंजमेंट की जाती है। क्लियर। वेस्ट वगैरह को कैसे डिस्पोज अप किया जाए। यस सर। पॉलिसी को क्यों रिव्यू करना जरूरी होता है, उस पर नजरसानी करने की क्यों जरूरत होती है। तो पॉलिसी को इस वजह से रिव्यू किया जाता है क्योंकि आपके की पर्सन चेंज हो सकते हैं, तो या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में चेंज आए तो फिर पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा, यानी आपके डायरेक्टर्स आगे पीछे हो जाए या स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाए, प्रोसेस में कोई चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी में, कानून में, या हादसे के बाद, या कोई आपके खिलाफ इन्फोर्समेंट एक्शन लिया गया, या ऑडिट के बाद, या वर्कर्स के साथ मशवरे के बाद, या वक्त के साथ, इन सारे कंडीशंस में रिस्क के पॉलिसी को भी और रिस्क असेसमेंट को भी रिव्यू किया जाता है। क्लियर। जी सर। या आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 तकरीबन यही तक था। इसमें अभी हमने मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो कल मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि ISO 45001 की प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम के फायदे हमें बताए, तो अब अगर आपने ये टॉपिक या ये चैप्टर अभी गौर से पढ़ा होगा तो आप वो लिख सकते हो आसानी के साथ। तो ये सर लास्ट में क्या था आपने? जी हेलो, अभी लास्ट में क्या कहा है आपने? जो पॉलिसी होती है उसको रिव्यू करते हैं, यानी हमारा कोई की पर्सन चेंज हो गया, मेन बंदा ही चेंज हो गया, पहले लीड कोई और कर रहा था, अभी कोई और आ गया, टॉप मैनेजमेंट के उस पे साइन होते हैं, तो इस वजह से पॉलिसी पे फिर नजरसानी।
इसके बाद तो टॉपिक इसके बाद कंप्लीट होने के बाद की पार्ट्स आपके हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के कौन से हैं 3 मेन? जी नहीं सर, वो कल के बारे में पूछ रहे थे सर ये क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा था, क्वेश्चन का पूछ रहा है। आईएसओ वाले क्वेश्चन जो पेपर में आए थे सर। अच्छा आईएसओ वाला जो क्वेश्चन था ना कि उसमें हमने डिस्कस करना था कि मैनेजमेंट सिस्टम के क्या बेनिफिट्स होंगे। तो अब अगर आपने ये टॉपिक सही तरह से पढ़ा होगा ना तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकोगे, कल वाला टॉपिक भी और आज वाला भी, कि आपके पास अगर मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो उसके क्या फायदे होंगे। जिस तरह वहां पे एक वेयर हाउस का या और दूसरा स्टोर था उसका जिक्र किया गया था, तो अगर वहां पे एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम आ जाए तो उनका क्या फायदा होगा उसको। जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी सर आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैनेजमेंट सिस्टम के क्या फायदे होंगे। एक्सीडेंट्स कम होंगे सर। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। हम अपने गोल सही तरीके से अचीव कर लेंगे सर। अच्छा यार मुझे एक चीज बताए, आप लोग क्या रिवाइज करते हो क्लास से पहले पिछले लेक्चर को या कोई नहीं? आप इस चीज को अपनी आदत बना लो ना कि अब फॉर एग्जांपल अभी हमने जो 1 घंटे का पढ़ा है, अगर अभी इसको आप रिवाइज करोगे आपके 10 मिनट हार्डली लगेंगे, लेकिन ये होगा कि लाइफ टाइम के लिए आपको वो चीजें याद हो जाएगी। लिहाजा आप लोग कोशिश करें कि लाजमी क्या करें, क्लास से पहले उसको थोड़ा सा स्टडी कर लिया करें। ठीक है सर, श्योर। अच्छा आपके पॉलिसी में कौन कौन से टारगेट्स हो आप रख सकते हो या कैसे टारगेट रखोगे? यार मुझे एक चीज बताए, मेरे टीचिंग की आप लोगों को समझ आती है? जी सर। यस सर, यस जी सर आती है। आती है सर, लेकिन ये है कि फर्स्ट स्टेप। अब ये एक लड़का जो है उसके बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं, अब ये गाने सुन के ना क्लास ले रहे हैं। अपने आप को धोखा नहीं देना मेरे भाइयों, ठीक है? क्लास के लिए टाइम एक जगह पे बैठा करो, जिस तरह आप फिजिकली किसी क्लास के लिए जाते हो और उसके लिए आप टाइम निकालते हो, ट्रेवल करते हो, आप बाकायदा वहां पे क्लास लेते हो, सेम इसी क्लास के लिए भी इसमें आपके टाइम अगर वहां फिजिकल में आपके 2 घंटे 3 घंटे लगते तो यहाँ पे आपको 1 घंटे में सारी चीजें, आपका टाइम बचत हो जाता है, आपके पैसों की बचत हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने ट्रेनर्स भी है वो सारे प्रोफेशनल है, तो आपको सीखने का भी मौका मिलता है। बस जस्ट आप लोग थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर लिया करो इसके लिए। पहले से ज़हन में रखो कि ये टाइम 9 से लेके 11 तक मैंने सिर्फ यही निबोश करना है। इस पे आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अल्लाह ना करे किसी का कोई यूनिट रेफर हो जाता है तो उसमें कितना बड़ा लॉस उसको हो जाता है। और टाइम भी आप लोगों के साथ शॉर्ट है कि अभी से जिस तरह अभी ये कोविड के ज्यादातर थोड़ा सा रिलैक्सेशन उस पे आया है, आप लोग गल्फ जा सकते हो, खुसूसन जो फ्रेश लड़के हैं, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। मतलब उसके मुकाबले में अगर आप जितना इसमें आप लेट होते जाओगे अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएगी, क्योंकि हर कंट्री से लोग आ रहे गल्फ में, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि अपना टाइम जाया ना करो, टाइम स्पेयर कर लिए करो इसके लिए। ठीक हो गया? सर अगर इनको पता चले कि ये प्रॉपर तरीके लेंगे सर तो गल्फ में इनको कम से कम 5 लाख पाकिस्तानी पर मंथ की सैलरी मिल सकती है। बस ये देखिए, मैं इनको कहता भी हूँ ना कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो, आप उसके एंट्री टेस्ट देते हो, उस पे आप 4 साल लगाते हो, कोई 5 साल लगाता है, तो उस पे आप इतना ज्यादा टाइम लगाते हो। और ये कोर्स जो आप लोगों का टोटल 1 महीने में हो जाएगा इंशाल्लाह, और इससे आपको अपॉर्चुनिटीज भी इतनी ज्यादा अगर मिलेगी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो
तो इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेना है आप लोगों ने, ये बोझ को लाइट नहीं सर लेना। इसका रिजल्ट कब तक आ जाता है? रिजल्ट अभी जब आपका 2 फेब को एग्जाम हो जाता है उसके तकरीबन 50 to 60 डेज में रिजल्ट आ जाता है। सर फिर सर्टिफिकेट कब आता है? जी सर्टिफिकेट कब आता है इसका? रिजल्ट के 50 डेज बाद सर्टिफिकेट आता है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाता है वो भी आपकी प्रोविजनल डिग्री होती है जो कि जिस पे आपको जॉब मिल सकती है, कोई मसला नहीं होता। भाई अभी पेपर ये नहीं है, अभी सर्टिफिकेट भी आ गए। सर एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर अगर हम इंशाल्लाह अल्लाह करे हम पास हो जाए, हम आपके साथ तो एक्सपीरियंस के लिए तो 2-3 महीने 5 महीने रह सकते हैं सर। यार देखिए, उसकी हम कमिटमेंट नहीं करते। मैं इंडिविजुअली अपने तौर से मैं कोशिश करता हूँ अपने लड़कों को एंगेज करूँ, कमिटमेंट नहीं कर सकते लेकिन कोशिश करेंगे। सर क्या क्लास खत्म हो गया अभी? सर ये एक क्वेश्चन है। ओके सर, सलाम। जी बोले। सर ये एज लिमिट क्या होती है इस जॉब